नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस एपिसोड में हम बीते हफ्ते की 3 अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करेंगे। पहली खबर है, इटली मरीन्स द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का 9 साल पुराना केस बंद हो गया है। वहीं हम बात करेंगे कि पिछले साल हांगकांग में लागू हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर एक ब्रिटिश रिपोर्ट ने क्या चिंताएं जाहिर की हैं। और तीसरी खबर में बात करेंगे, अफ्रीकी देश इथियोपिया के टिग्रे में भूखमरी जैसे हालात क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मछुआरों की हत्या के मुद्दे की। जमीनों पर सरहदें बनाने की बात तो आम इंसान के गले उतर जाती है, पर समुद्र में सीमा रेखा की बात लोगों को हैरान करती है। हैरानी में डालने वाली ये समुद्री सीमा रेखाएं इंसानी जिंदगी पर कितना असर डालती हैं, इसकी ढेरों मिसालें हैं। यही वजह है कि जिस तरह जमीनी सरहदों पर सुरक्षा के नाम पर लोगों की जानें जाती हैं, उसी तरह समुद्री सीमा पर भी लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसा ही एक मामला करीब 9 साल पहले भारत और इटली के बीच भी हुआ, जब इटली के नौसैनिकों ने 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी। इटली नौसेना के जवानों के मुताबिक नाव में सवार मछुआरों पर उन्हें समुद्री लुटेरे होने का शक हुआ था और इसीलिए उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया और उन्हें गोली मार दी। इसके बाद जो कुछ हुआ वह पूरी तरह फिल्मी है। आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और आज इस मामले को लेकर आपके सामने हाजिर क्यों हुए हैं। दरअसल 9 साल पुराने इस केस की सुनवाई अब जाकर पूरी हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुकदमे के बंद होने पर मुहर लगा दी है। आइए अब शुरू करते हैं। बात 15 फरवरी 2012 की है, जब केरल के 2 मछुआरे नाव से लक्षद्वीप की ओर समंदर में मछली पकड़ने गए थे। इनके नाम थे जेलेस्टाइन और अजीश पिंके। ये नींदाकारा हार्बर से मछली पकड़ने के लिए निकले, लेकिन जब वे लौट रहे थे तभी उनका सामना सिंगापुर से मिस्र जा रहे ऑयल टैंकर एनरिका लेक्सी से हुआ। यह इटली का एक जहाज था जिसमें करीब 34 क्रू सदस्य सवार थे। इसी जहाज पर इटली के 2 मरीन साल्वाटोर गिरोन और मासिमिलियानो लटोर तैनात थे। इन्होंने अपने घर वापस जा रहे दोनों मछुआरों जेलेस्टाइन और अजीश को समुद्री लुटेरा समझकर गोली मार दी, लिहाजा दोनों की मौत हो गई। फिर क्या था, इंडियन कोस्ट गार्ड को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, वे इसकी तफ्तीश में जुट गए। चूंकि इन मछुआरों का कत्ल केरल के अंबलापुझा तट के करीब हुआ था, इसलिए 19 फरवरी को केरल पुलिस ने इटली के दोनों आरोपी नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। बात यहीं नहीं रुकी। इस घटना के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इटली सरकार हरकत में आई और अपने नौसैनिकों को बचाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। यहां तक कि इटली सरकार ने केरल हाईकोर्ट से दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक समय तो यह मामला सुलझता हुआ दिख रहा, जब दोनों ही मछुआरों के परिजनों ने कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि उनकी तरफ से भारत सरकार ने इटली सरकार द्वारा प्रस्तावित 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का समझौता कर लिया है। लेकिन बाजी तब पलट गई जब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा और कोर्ट ने इस समझौते को अवैध करार दे दिया। अदालत ने इस समझौते को भारतीय कानूनों के साथ खिलवाड़ करने जैसा माना, यानी दोनों नौसैनिकों की रिहाई की आस लगाए इटली की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लिहाजा इस पूरे वाकये से इटली सरकार नाराज हो गई और अपने राजदूत को भारत से वापस बुला लिया। फिर इस मामले में एक ऐसा मोड़ भी आया जब कोर्ट के एक कदम की खासी आलोचना हुई। दरअसल जिस साल मछुआरों की हत्या की गई, उसी साल क्रिसमस मनाने के लिए इन नौसैनिकों को अपने देश इटली जाना था। इन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी और उन्हें 6 करोड़ रुपए की गारंटी पर इजाजत मिल भी गई। मीडिया और जनता में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इतना तो फिर भी ठीक था, लेकिन मामला तब और पेचीदा हो गया जब अगले ही साल यानी 2013 के फरवरी महीने में दोनों कैदियों ने इटली के चुनाव में वोट डालने जाने की इजाजत मांगी। इन्हें इजाजत तो मिल गई, लेकिन वापसी के लिए मुकर्रर वक्त पर इटली सरकार अपने वायदे से मुकर गई। इटली इस शर्त पर कैदियों को वापस भेजने की जिद पर अड़ा रहा कि भारत उन कैदियों को फांसी की सजा न दे। इटली के इस रवैये ने तनाव का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इटली के तत्कालीन राजदूत डेनियल मंचिनी पर बिना इजाजत भारत से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी।
हालांकि बेहद खींचतान के बाद इटली की सरकार दोनों कैदियों को भारत वापस भेजने पर राजी हुई, लेकिन भारत ने इटली गवर्नमेंट की कोई भी शर्त नहीं मानी। इसके बाद भारत ने इस मामले को NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया। दोनों आरोपियों पर SUA एक्ट यानी कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन के तहत मुकदमा चलाया। 1988 में हुए इस बहुपक्षीय संधि का भारत भी सदस्य है, जिसका मकसद समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों को रोकना, उन्हें सजा देना और वैश्विक आतंकवाद का खात्मा करना है। मतलब ये कि दोनों ही अभियुक्तों के अपराध को आतंकी गतिविधियों से जोड़ दिया गया। जाहिर है ऐसा करना इटली की सरकार को रास नहीं आता, तो उसे रास नहीं आया। लिहाजा इटली ने हैम्बर्ग स्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में अपील की। हालांकि बाद में भारत ने SUA के आरोप हटा लिए और हत्या की बजाय हिंसा के आरोप के तहत केस चलाने का फैसला किया। अब सवाल है कि केस को लेकर विवाद क्या था, जिसके कारण दोनों ही मुल्कों की हुकूमत आमने सामने आ गई थी। आइए पहले भारत के दावे की बात करते हैं। भारत का दावा था कि जिन मछुआरों पर गोली चलाई गई वे भारतीय तट से 20.5 नॉटिकल मील दूरी पर ही थे और उन्हें कोई चेतावनी भी नहीं दी गई। 20.5 नॉटिकल मील का मतलब है EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत यह इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब यह हुआ कि भारत का अधिकार क्षेत्र 200 नॉटिकल मील दूर तक है और आरोपी सैनिकों ने मछुआरों पर भारत के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में ही गोली चला दी। अब इटली के दावे को समझते हैं। इटली का दावा था कि इन नौसैनिकों की तैनाती टैंकर को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए की गई थी और वे बस अपना काम कर रहे थे। नौसैनिकों को लगा कि ये मछुआरे समुद्री लुटेरे हैं और शक के बिना पर उन्होंने गोली चला दी। हालांकि उन पर गोली चलाने से पहले उन्होंने चेतावनी वाली फायरिंग भी की थी। इटली के मुताबिक ये नौसैनिक भारत में फंक्शनल इम्यूनिटी के हकदार हैं और सिर्फ इटली की सरकार को इन पर कानूनी कार्रवाई करने का हक है। इटली ने यह भी दावा किया कि यह मामला गहरे समंदर में जहाज के नेविगेशन से जुड़ा है, इसलिए कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तहत होनी चाहिए और इसी कन्वेंशन के आर्टिकल 97 के मुताबिक सिर्फ वही देश कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता है जिसने जहाज को लाइसेंस दिया हो। यह कन्वेंशन 1982 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें दुनिया के समुद्रों और महासागरों के इस्तेमाल के लिए नियम बनाए गए हैं। यह समुद्री संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और सभी देशों द्वारा समान उपयोग को तय करने की दिशा में काम करता है। इसी संधि के तहत समुद्र में तटीय देशों का अधिकार क्षेत्र तय किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फंक्शनल इम्यूनिटी क्या भला है। दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर मिला एक तरह का अधिकार है जिससे कोई अभियुक्त मुकदमे से बच सकता है। फंक्शनल इम्यूनिटी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और संधि कानून से निकली है और किसी विदेशी अधिकारी को किसी अपराध पर कार्रवाई से राहत देती है। इसके मुताबिक कोई भी विदेशी अधिकारी जो ऑफिशियल ड्यूटी पर कोई अपराध करता है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मिसाल के तौर पर 2004 में जिम्बाब्वे के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ ब्रिटेन के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोप यह था कि चूंकि वह समलैंगिक हैं इसलिए उन्होंने शिकायतकर्ता को टॉर्चर करने की कोशिश की। जब मामला कोर्ट गया तो कोर्ट ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोप में रॉबर्ट मुगाबे की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता। इसका आधार यह बना कि घटना के समय वह किसी देश के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। आइए अब इस बात पर वापस लौटते हैं कि जब इटली ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में अपील की तो हुआ क्या। इस ट्रिब्यूनल ने दोनों देशों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने देशों में इस मामले से जुड़ी सभी न्यायिक कार्रवाइयां रोक दें ताकि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई पर कोई विवाद न हो। लेकिन जुलाई 2019 में यह केस PCA यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चला गया। PCA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका दखल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों के निपटारे में होता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। बहरहाल 2020 के मई महीने में PCA ने आदेश दिया कि दोनों आरोपियों पर भारत में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। अब उन पर जो भी कार्रवाई होगी वह इटली में ही होगी।
पीसीए ने यह भी माना कि इटली के यूनाइटेड नेशंस के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन का सदस्य होने के नाते आरोपियों को कार्रवाई के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल है। कोर्ट ने कहा कि भारत को इस मामले में किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा चलाने का हक नहीं है, क्योंकि वे दोनों नौसैनिक एक देश की ओर से काम कर रहे थे, न कि निजी तौर पर। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि भारत मुआवजे का हकदार है और आपसी रजामंदी से दोनों देश मुआवजे की राशि तय कर लें। लिहाजा भारत सरकार ने पीसीए का आदेश मानने का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म करने की गुजारिश की है। इटली सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए मुआवजा देने के बाद कोर्ट ने इसी महीने की 15 तारीख को केस को भारत में बंद करने का हुक्म दिया है, लेकिन इटली में यह मामला चलता रहेगा। चलिए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। हांगकांग एक ऐसा प्रदेश जहां होने वाले विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। पिछले साल इसी महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शन के कलात्मक तरीकों से हांगकांग ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं। अब उसी कानून पर एक ब्रिटिश रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह कानून हांगकांग की आजादी को लगातार कम कर रहा है। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि चीन राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन के मुताबिक 1984 के संयुक्त घोषणा पत्र में हांगकांग के लिए व्यापक आजादी पर रजामंदी हुई थी, लेकिन चीन ने इस कानून को लागू कर इस करार का उल्लंघन किया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह 1984 का संयुक्त घोषणा पत्र क्या है। अगर आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालेंगे तो हांगकांग के ब्रिटिश कॉलोनी बनने से लेकर उसकी आजादी तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसी कहानी में 1984 के घोषणा पत्र और उसके मायने का जिक्र आता है। इस घोषणा पत्र के तार अफीम युद्ध से जुड़े हैं। आपने अफीम युद्ध का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि अफीम की तस्करी के चलते ही चीन और ब्रिटेन के बीच जंग लड़ी गई थी और इसी जंग के बाई प्रोडक्ट के रूप में जन्मा था हांगकांग। असल में ब्रिटेन के लोगों में चीनी चाय के प्रति गजब की दीवानगी थी। उनकी दीवानगी की हद इस तरह समझिए कि 18वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन चीन से हर साल 60 लाख पाउंड की चाय मंगाने लगा था। लेकिन जल्द ही ब्रिटेन को इस कारोबार में दिक्कत पेश आने लगी। दरअसल चीन की शर्त यह थी कि वो चाय की कीमत के तौर पर केवल चांदी लेगा। हालांकि ब्रिटेन ने चाय की कीमत के तौर पर नक्काशीदार बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण और ऊनी कपड़े जैसी चीजें देने की पेशकश की, लेकिन चीन ने इसे लेने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन के लिए चीन से आने वाली ये चाय धीरे धीरे इतनी महंगी होने लगी कि ब्रिटेन उसके बदले में चांदी देने की हिम्मत खोने लगा। लिहाजा ब्रिटेन पैसा बनाने का दूसरा रास्ता तलाशने लगा। इसी दौरान अंग्रेजों ने महसूस किया कि चीनी समाज के एक बड़े हिस्से को अफीम की लत लग गई है। अफीम की लत के शिकार लोग इसके लिए अपनी कीमती चीजें भी बेचने लगे हैं। हालांकि 1729 में चीन के सम्राट योंगझेंग ने अफीम की खरीद, बिक्री और नशे के तौर पर इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। लेकिन 100 साल गुजर जाने के बाद भी चीनियों की अफीम के प्रति दीवानगी जरा सी भी कम नहीं हुई और अंग्रेजों ने उनकी इसी लत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बंगाल के इलाके में अफीम की पैदावार बड़े पैमाने पर होती थी। अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि चीन में इसकी तस्करी से काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। फिर क्या था, अफीम का अवैध व्यापार अपने चरम पर पहुंच गया। ब्रिटिश हुकूमत हर साल हजारों पेटियां चीन भेजने लगी। चूंकि अंग्रेज चीनी कानून को तोड़ने लगे थे, इसलिए जब यह बात सम्राट को पता चली तो 1839 में उन्होंने नशीले पदार्थों और इनकी तस्करी करने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई और यही कहलाया पहला अफीम युद्ध। इसमें चीन की हार हुई और 1842 में चीनियों और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ही ब्रिटेन को हांगकांग पर कब्जा मिल गया, जिसका इस्तेमाल चीन में अफीम का कारोबार बढ़ाने के लिए किया जाना था। इसके बाद 1858 से 1860 के बीच दूसरा अफीम युद्ध भी हुआ और चीन को कोवलून से भी पीछे हटना पड़ा, जो हांगकांग द्वीप के सामने जमीनी इलाके का हिस्सा था। यह हांगकांग के दक्षिण में स्थित था। इस इलाके में अपने नियंत्रण को और पुख्ता करने के लिए 1898 में ब्रिटेन ने चीन से अतिरिक्त इलाके लीज पर लिए और वादा किया
कि वो 99 साल बाद इसे चीन को सौंप देगा। लेकिन 4 दशक बाद एक ऐसा भी वक्त आया जब यह इलाका जापान के हाथ में चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में हांगकांग के गवर्नर सर मार्क योंग ने हांगकांग की ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी को जापान के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन 1945 में अंग्रेजों ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया। 99 साल की लीज की समय सीमा जैसे जैसे पास आने लगी, ब्रिटेन और चीन ने हांगकांग के भविष्य पर बातचीत शुरू कर दी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तर्क दिया कि इस क्षेत्र को अब चीनी शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। इस बाबत दोनों पक्षों ने 1984 में एक समझौता किया। इसमें तय हुआ कि एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत के तहत हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। इस सिद्धांत का मतलब यह था कि हांगकांग की स्वायत्तता की रक्षा करना और लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखना चीन की जिम्मेदारी है। साथ ही चीन वहां आजाद न्यायपालिका का गठन करे और गणतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित करे। ऐसा चीन के अन्य शहरों के साथ नहीं है। हालांकि इसमें यह भी तय हुआ कि हांगकांग को यह स्वायत्तता 50 सालों तक मिलती रहेगी, यानी 2047 तक इसकी मियाद तय की गई। लेकिन ब्रिटेन का कंट्रोल खत्म होने के 22 साल बाद ही चीन ने हांगकांग के निवासियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोप दिया, जिसका पुरजोर विरोध होना शुरू हो गया। अब सवाल है कि इस कानून से किस तरह का डर है। अपने अनूठे विरोध प्रदर्शनों के लिए जाने जाने वाले हांगकांग को डर है कि अब वहां चीन के खिलाफ प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा। न ही कोई विरोध प्रदर्शन कर सकेगा और न ही कोई खुलेआम कुछ बोल सकेगा। लोगों को यह डर भी है कि इससे वहां की न्यायिक आजादी भी बीते दिनों की बात हो जाएगी। पूरी व्यवस्था और शासन की कार्यशैली वैसी ही हो जाएगी जैसी कि चीन में है। लोगों को यह भी डर है कि अगर हांगकांग की आजादी को खतरा हुआ तो यहां के व्यापार और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि लंबे समय से चीन की मंशा थी कि ऐसा कोई कानून हो जिससे वो सीधे हांगकांग के मामलों में दखलंदाजी कर सके, इसलिए इस कानून को वहां के निवासी चीन को अपने मंसूबे में कामयाब होने के तौर पर देख रहे हैं। अब यह भी समझने की बात है कि क्या वाकई चीन ने यह कानून लाकर किसी समझौते का उल्लंघन किया है। जून 2020 में पारित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर पूरी दुनिया में भले ही हाय तौबा मची हो, पर तकनीकी तौर पर इसे सही माना जा सकता है। चीनी सरकार का यह कदम 1984 के संयुक्त घोषणा पत्र का ही हिस्सा है। दरअसल इस करार के तहत हांगकांग को अपना खुद का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना था। बेसिक लॉ के अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र है, लेकिन यहां यह इतना अलोकप्रिय रहा कि यह कानून कभी बन ही नहीं सका। यह बेसिक लॉ चीन के संविधान के तहत बनाया गया था ताकि 1984 के संयुक्त करार को लागू किया जा सके। इस कानून के अनुच्छेद 23 के मुताबिक हांगकांग में देशद्रोह, अलगाव, राजद्रोह, राज्य के रहस्यों की चोरी और विदेशी संगठनों को हांगकांग में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने से रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा। मगर वक्त बीतने के साथ इस पर अमल नहीं किया गया। बीतते वक्त के साथ देखा गया कि हांगकांग में कई हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन प्रदर्शनों ने जल्द ही चीन विरोधी और गणतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों का रूप लिया। इससे चीनी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बेचैन रहने लगी। ऐसे में चीन को लगा कि अगर जल्दी ही कोई कानून नहीं लाया गया तो हांगकांग बार बार हिंसक प्रदर्शनों का गवाह बनता रहेगा। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो सरकार की चिंता वाजिब है। इस कानून का इस्तेमाल ईमानदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही किया जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर लोगों की आजादी पर पाबंदी लगाई जाती है तो इसे हांगकांग की जनता के साथ धोखा करना ही समझा जाएगा। चलिए अब तीसरी खबर की तरफ आगे बढ़ें। अगर मैं आपसे यह कहूं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो खनिज संपदा के मामले में तो धनी है, लेकिन यहां के नागरिक भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, तो आपको हैरानी होगी। एक ऐसा देश जो तमाम संसाधनों के बावजूद विकास और स्वास्थ्य से जुड़े सूचकांकों में अक्सर ही हमें निचले पायदान पर नजर आता है। यह देश गृह युद्ध के कारण आजकल खासा चर्चा में है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं इस देश को तो मैं बताता हूं आपको। हम बात कर रहे हैं पूर्वी अफ्रीकी देश इथोपिया की,
जो आंतरिक हिंसा के कारण उपजी भूखमरी और कुपोषण के चलते एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल दुनिया भर के बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो इथोपिया के उत्तरी राज्य टिग्रे में 33,000 बच्चों की भूख से मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने दावा किया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश इथोपिया में सरकारी सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच लगातार चले संघर्ष ने टिग्रे की हालत जर्जर कर दी है। नवंबर 2020 में शुरू हुई इस लड़ाई के बाद से अब तक टिग्रे से करीब 17 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में इस इलाके में रहने वाले करीब 3,43,000 लोगों पर गंभीर संकट की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और पूरे इथोपिया में सिर्फ टिग्रे क्षेत्र ही हिंसा की चपेट में क्यों है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अगर हिंदी तर्जुमा देखें तो इसका मतलब होता है अफ्रीका का सींग। पूर्वोत्तर अफ्रीका के प्रायद्वीप को यह नाम दिया गया है, जिसे कभी कभी सोमालिया प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को अफ्रीका का सींग क्यों कहते हैं? अफ्रीका का यह प्रायद्वीप जो अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, उसे अगर मानचित्र पर देखें तो यह पूरा क्षेत्र एक सींग की तरह दिखता है, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। लंबे समय तक संघर्ष, गंभीर खाद्य संकट और बड़े पैमाने पर विस्थापन के चलते अफ्रीका का हॉर्न कई दशकों से दुनिया के देशों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। इथोपिया का टिग्रे भी इन्हीं परिस्थितियों का शिकार है। अगर आपको याद हो तो 2019 में एक ऐलान हुआ कि दुनिया भर में मशहूर नोबेल का शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया जाएगा। तब बहुतों को बहुत हैरानी हुई थी। इस हैरानी की वजह थी कि महज 1 साल पहले ही अबी अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री बने थे और इतने कम समय में उन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। इस ऐलान के बाद पता चला कि 45 साल के अबी अहमद कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उन्हें इथोपिया का नेल्सन मंडेला कहा जाता है। इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अहमद ने इथोपिया में बड़े पैमाने पर उदारीकरण को बढ़ावा दिया, हजारों विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कराया और निर्वासित असंतुष्टों के लिए देश वापसी के रास्ते खोल दिए। लेकिन इससे भी अहम काम उन्होंने ये किया कि पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से सीमा विवाद को लेकर चल रहे संघर्ष को खत्म करते हुए शांति बहाल की। लिहाजा 1998 से 2000 में शुरू हुआ सैन्य गतिरोध 20 साल बाद खत्म हो गया। लेकिन अहमद के इन सुधारों ने इथोपिया के खास इलाके यानी टिग्रे में तनाव और गृह युद्ध की एक पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। दरअसल उनके सुधारों ने इथोपिया के नस्लीय तनाव पर से पर्दा उठा दिया। इसके बाद हुई हिंसा में लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही वजह है कि टिग्रे इलाके में अभी भूखमरी के चलते आम जनता, खासकर बच्चे मर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सुधारों के चलते नस्लीय तनाव उभरने का क्या मतलब है? अगर इथोपिया के इतिहास को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि यह देश लंबे समय तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। 1974 में शुरू हुआ यह गृहयुद्ध 1991 तक चला। यह युद्ध इथोपिया और मौजूदा इरिट्रिया के बीच चला, जिसके खात्मे पर इरिट्रिया को इथोपिया से अलग कर दिया गया। 1991 में गृहयुद्ध के खात्मे के बाद इथोपिया इथोपियन पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन के शासन में एक दल के दबदबे वाला देश बन गया। गठबंधन में टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट का दबदबा था, लेकिन अप्रैल 2018 में शक्तिशाली लिबरेशन फ्रंट को जनता के भीतर बढ़ते असंतोष का खामियाजा भुगतना पड़ा और यह पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अबी अहमद को गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया और वो इथोपिया के प्रधानमंत्री बन गए। चुनाव हारने और संघीय सरकार से बेदखल होने के बाद लिबरेशन फ्रंट के अधिकारी टिग्रे में जम गए और इस क्षेत्र में शासन करने लगे। इस दौरान संघीय सरकार से लगातार इनका संघर्ष चलता रहा। हालांकि 2019 में देश में जातिवादी राजनीति खत्म करने के लिए अबी अहमद ने गठबंधन के घटक दलों और कई विपक्षी दलों को अपनी नई प्रॉस्पेरिटी पार्टी में मिला लिया। लेकिन 27 सालों में इथोपिया की राजनीति में दबदबा रखने वाले
टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ने इस नई पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब समझते हैं कि सत्ता में भागीदारी मिलने के ऑफर को लिबरेशन फ्रंट ने आखिर क्यों ठुकराया। इस अदावत के पीछे वजहें क्या हैं? टिग्रे समुदाय का नेतृत्व करने वाले लिबरेशन फ्रंट के इस अदावत की वजहें वहां की जातीय व्यवस्था में छिपी हैं। अफ्रीका के इस लैंडलॉक्ड देश में 70 से ज्यादा नृजातीय समूह हैं। यहां की कुल आबादी में ओरोमो 34, अम्हार 27 और टिग्रे 6% हैं। इस तरह देखें तो इथोपिया में ओरोमो और अम्हार नृजातीय लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है और टिग्रे की बेहद कम है। बावजूद इसके 2018 से पहले इथोपिया की शीर्ष सत्ता में लिबरेशन फ्रंट के कारण 6% वाले टिग्रे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। लेकिन 2018 में जब अबी अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कई सुधारवादी काम किए, तब से ही वहां गृहयुद्ध के हालात बनने लगे। इसकी वजह है कि उन्होंने इथोपिया के शीर्ष प्रशासन से लिबरेशन फ्रंट के असर को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने इस फ्रंट के सदस्यों को प्रमुख सरकारी पदों से हटा दिया और ऐसे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जिन्हें लिबरेशन फ्रंट द्वारा कैद किया गया था। अहमद की इन्हीं नीतियों ने टिग्रे समुदाय के असंतोष को बढ़ा दिया था। नतीजतन टिग्रे क्षेत्र में हिंसा की चिंगारी भड़क गई। ताजा संघर्ष की शुरुआत पिछले साल नवंबर माह में हुई, जब प्रधानमंत्री अहमद ने इस टिग्रे प्रांत की सत्तारूढ़ पार्टी टिग्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को हटाने के लिए एक आक्रामक अभियान छेड़ दिया था। जवाब में लिबरेशन फ्रंट के लड़ाकों ने संघीय सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। दरअसल टिग्रे क्षेत्र में फेडरल सरकार के विरोध में एक चुनाव का आयोजन किया गया, लेकिन फेडरल सरकार ने उस चुनाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। दूसरी ओर लिबरेशन फ्रंट का आरोप है कि मौजूदा फेडरल सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और इसके बावजूद वह सत्ता में बनी हुई है। इसी तनातनी का नतीजा है कि लिबरेशन फ्रंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच लड़ाई जैसे हालात पैदा हो गए। इस संघर्ष के चलते ही टिग्रे प्रांत में लोगों तक खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और इसी वजह से लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। तो दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले सप्ताह फिर नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।